हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अरविंद शिक्षा केंद्र पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये विद्युत स्थितिज ऊर्जा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है उसको जानने के पहले हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जानेंगे। पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। ठीक है, तो 11th फिजिक्स हमने पढ़ा होगा और नहीं पढ़ा तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। 11th फिजिक्स में स्थितिज ऊर्जा के बारे में कुछ बताया गया है। क्या बताया गया? बताया गया कि फिजिक्स में स्थितिज ऊर्जा को परिभाषित नहीं किया गया है। फिजिक्स में स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया गया है। ठीक है, 11th में यदि आप लोगों ने वर्क एनर्जी एंड पावर यानी कार्य शक्ति और ऊर्जा वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें स्थितिज ऊर्जा पढ़ा होगा, तो उसमें ये बताया गया होगा कि फिजिक्स में स्थितिज ऊर्जा को परिभाषित नहीं किया गया है। फिजिक्स में स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन को डिफाइन किया गया है। जैसे कि फिजिक्स में विभव को डिफाइन नहीं किया गया, विभवांतर को डिफाइन किया गया था और हमने किसी तरीके से कोई एक तरीका लगा कि विभव को निकाल लिया, विभव को डिफाइन कर दिया। उसी तरीके से फिजिक्स में स्थितिज ऊर्जा को डिफाइन नहीं किया गया है। स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन को डिफाइन किया गया, लेकिन कोई तरीका अपना करके हम लोग स्थितिज ऊर्जा को निकाल लेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही होगी। तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है उसके पहले स्थितिज ऊर्जा के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। क्या बातें हैं? तो पहली बात ये याद रखिए कि फिजिक्स में स्थितिज ऊर्जा डिफाइन नहीं है। दूसरी बात, इसमें स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन डिफाइन किया गया है और स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, स्थितिज ऊर्जा में जो परिवर्तन है वह बराबर होता है माइनस किसके? संरक्षी बल के द्वारा किए गए कार्य के ऋणात्मक मान के बराबर। संरक्षी बल के द्वारा किए गए कार्य के ऋणात्मक मान के बराबर होता है स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन को यदि हम लोग डेल्टा यू से दिखाएं तो ये किसके बराबर होगा? माइनस डब्लू संरक्षी बल यानी कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, उसके बराबर होगा। संरक्षी बल के द्वारा किए गए कार्य के ऋणात्मक मान के बराबर होगा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। और इसी को क्या लिख सकते हैं? U फाइनल माइनस U इनिशियल, अंतिम स्थितिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा? संरक्षी बल के द्वारा किए गए कार्य के ऋणात्मक मान के बराबर होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही होगी। तो संरक्षी बल को फिजिक्स में कैसे डिफाइन किया गया है? वह बल जिसके द्वारा एक पिंड को दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य पथ पर निर्भर ना करता हो, उसे संरक्षी बल कहा जाता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर ये है एक बिंदु A है और एक बिंदु B है, A पर कोई ब्लॉक रखा गया है, इस ब्लॉक को A से B तक ले जाना हो तो कई सारे रास्तों से हम लोग उसको ले जा सकते हैं। ऐसे ले जा सकते हैं, ऐसे ले जा सकते हैं, ऐसे ले जा सकते हैं, ऐसे ले जा सकते हैं। तो जो बल लग रहा होगा और ये कार्य हो रहा होगा वह कार्य पथ पर डिपेंड ना करे, वह केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर डिपेंड करता हो, किस रास्ते से जा रहे हैं उस पर डिपेंड ना करता हो। तो जिस बल के द्वारा यह कार्य हो रहा होगा ऐसे बलों को संरक्षी बल कहा जाता है। ठीक है, तो संरक्षी बल कौन कौन से हैं? तो जैसे कि गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में हमने पढ़ा है, गुरुत्वाकर्षण बल संरक्षी बल है। ठीक है, हमने स्प्रिंग बल के बारे में पढ़ा है, स्प्रिंग बल संरक्षी बल है। हमने स्थिर वैद्युत बल, वह भी संरक्षी बल है। चुंबकीय बल, वह भी संरक्षी बल है। ठीक है, यानी इन बलों के द्वारा जो कार्य होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा जो कार्य होगा, स्प्रिंग बल के द्वारा जो कार्य होगा, या कह दे स्थिर वैद्युत बल के द्वारा जो कार्य होगा, या चुंबकीय बल के द्वारा जो कार्य होगा, वह पथ पे निर्भर नहीं करता। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा के बारे में इतनी जानकारी होनी चाहिए। अब हम लोग विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में जानेंगे कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। यदि दो आवेश की बात की जाए, ठीक है, यदि दो आवेशों को से मिलाकर एक निकाय बनाया जाए
और निकाय कैसे बनेगा, तो ऐसा माना गया है कि मान लीजिए दो आवेशों से मिलकर जो निकाय बना है, पहले दोनों आवेश अनंत पर हैं, ठीक है, और उन दोनों आवेशों को अनंत से लाकर एक निकाय बनाया जाए। अच्छा, अनंत से जब उन दोनों आवेशों को लाएंगे तो उन दोनों आवेशों को अनंत से लाने में कोई बल लगाना पड़ेगा, यानी कोई कार्य होगा, कोई ना कोई आवेशों को अनंत से कहीं लाने में कोई ना कोई कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। तो चूंकि हमने ऊर्जा संरक्षण का नियम भी पढ़ा है कि क्या होता है, ऊर्जा नष्ट नहीं होती, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। तो वैसे ही जब आवेशों को अनंत से कहीं लाकर एक निकाय बनाएंगे तो आवेशों पर जो कार्य करना पड़ेगा वही कार्य जो निकाय बनेगा उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, क्योंकि ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा नष्ट नहीं होती, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही होगी। तो अब हम लोग दो बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे कि दो बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को डिफाइन कैसे किया गया है और इसको प्रूफ कैसे किया जाएगा, ठीक है। तो मान लिया जाए कि दो बिंदु आवेश हैं जो कि अनंत पर रखे गए हैं, Q1 और Q2, ठीक है। कहाँ रखे गए हैं, अनंत पर रखे गए हैं, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब इन्हें अनंत से लाना है और r दूरी पर रख देना है, एक दूसरे से r दूरी पर रख कर एक निकाय बनाना है। चूँकि अनंत से ले जाएंगे, r दूरी पर रख के एक निकाय बनाएंगे, तो इनको ले जाने में कार्य करना पड़ेगा और वही कार्य इस आवेशों के निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा, क्लियर है, अच्छी बात है। तो अब यदि हम लोग आवेश, चूँकि एक बात और याद रखिए, आवेश Q1 को जब लाएंगे तो हमें कितना कार्य करना पड़ेगा, अगर इसकी बात की, चूँकि दोनों आवेशों को एक साथ नहीं लाएंगे, दोनों आवेशों को अलग अलग लेकर के आएंगे, क्लियर। जब आवेश Q1 को लेकर के, मान लीजिए यहाँ बिंदु A है, ये वाला बिंदु है A, आवेश Q1 को बिंदु A तक लाएंगे, तो एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ आवेशों को धीरे धीरे लेकर के आना होगा ताकि उनका वेग यानी उनकी चाल ना बदले, ताकि उनके काइनेटिक एनर्जी में चेंजिंग ना हो, क्लियर, ठीक है, इतनी बात याद रखिएगा। तो आवेश Q1 को धीरे धीरे लाया जाएगा, बिंदु A तक लाएंगे, ठीक है। आवेश Q1 को कहाँ लाएंगे, बिंदु A तक लाएंगे। तो आवेश Q1 को इनफाइनाइट से बिंदु A तक लाने में क्या कोई कार्य करना पड़ेगा, तो इसका आंसर होगा नहीं। तो इसका क्वेश्चन होगा क्यों नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक बात मानी गई है कि यहाँ घर्षण बल नहीं लग रहा है। तो घर्षण बल नहीं लग रहा तो इस पर हल्का सा ही बल लगेगा, तो यह आवेश Q1 चलता हुआ बिंदु A तक आ जाएगा और यहाँ थोड़ा सा बल लगा के रोक देंगे। हल्का सा, बहुत कम बल लगा है तो बहुत कम कार्य होगा, उस कार्य को नगण्य मान लिया गया, यानी आवेश Q1 को अनंत से बिंदु A तक लाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखा जाए आवेश Q1 को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य। मान लीजिए वह कार्य कितना होगा, W, चूँकि कार्य होगा, कार्य कैसे हो रहा है, कोई ना कोई बाह्य बल लगा रहे हैं, बाह्य बल के द्वारा कार्य हो रहा है, क्लियर। तो कार्य होगा W बाह्य कारक के द्वारा, किसको ला रहे हैं, आवेश Q1 को, कहाँ से, इनफाइनाइट से, किस बिंदु तक, A तक, और कितना कार्य करना पड़ा, कार्य कितना होगा, 0 कार्य होगा, ठीक है। अच्छा, अब एक बात और मानते हैं कि मान लीजिए इस आवेश Q1 से r दूरी पर एक बिंदु P है, ठीक है। तो आवेश Q1 से r दूरी पर कोई एक बिंदु P है, तो इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव उत्पन्न होगा, ठीक है। तो कितना विभव उत्पन्न होगा, पढ़ा है पीछे, 1/4πε0, Q1 के कारण होगा तो Q1/r हो जाएगा। तो लिख लेते हैं आवेश Q1 के कारण r दूरी पर विभव, मान लीजिए वह विभव होगा Vp,
कितना हो जाएगा 1/4πε0 और Q1/R हो जाएगा। ठीक है, ये बात भी समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, आवेश Q2 को अनंत से बिंदु P तक लाएंगे। चूँकि अब यहाँ पर पहले से एक आवेश है, तो यह आवेश क्या करेगा, इस वाले आवेश पर वैद्युत बल लगाएगा, स्थिर वैद्युत बल लगाएगा। और ऐसा मान लीजिए कि आवेश Q1 और Q2 दोनों धनात्मक हैं, तो कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है, यानी ये वाला आवेश इसको उधर धक्का देगा, यानी वह कूलाम बल यानी कि स्थिर वैद्युत बल के द्वारा उधर धक्का देगा। और हमें क्या करना है, उस बल के विपरीत इसको लेकर के आना है, यानी स्थिर वैद्युत बल के विपरीत बल लगाना होगा। तो जो उधर कार्य हो रहा होगा उसके विपरीत दिशा में कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो अच्छा एक बात और मानिए, यहाँ पर इनफाइनाइट पर मान लीजिए कि इसका जो पोटेंशियल है वह 0 है। विभवांतर में भी पढ़ा था कि इन अनंत पर विभव कितना होता है, 0 होता है। और वहाँ फार्मूला भी पढ़ा था VA माइनस VB इक्वल टू कितना, W/Q0। तो यहाँ से W बराबर क्या हो जाएगा, VA माइनस VB इंटू Q0। मतलब अगर किसी Q0 आवेश को बिंदु B से A तक लाना है तो कितना कार्य करना पड़ेगा, VA माइनस VB इंटू Q0। जहाँ ले जाना है उसमें से पहले जहाँ था उन दोनों के बीच का विभवांतर निकाल लेंगे और जिस आवेश को ले जाना होगा उसी का गुणा कर देंगे विभवांतर में। तो वैसे यहाँ पर भी आवेश Q2 को अनंत से बिंदु P तक लाना है, तो कितना कार्य करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए जरा, आवेश Q2 को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य, कितना कार्य होगा, तो W बाह्य कारक के द्वारा कार्य होगा। किसको, आवेश को, Q2 आवेश को लाना है, कहाँ से, अनंत से P तक लाना है। तो वह किसके बराबर, पहले अनंत पर है अब P पर लाना है, तो क्या होगा, विभवांतर VP माइनस V इनफाइनाइट। और किस आवेश को लाना है, Q2 आवेश को, तो Q2 हो जाएगा यहाँ से विभवांतर वाले फार्मूले से। ठीक है, अच्छा हमने आवेश Q1 को अनंत से A तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा निकाल लिया। आवेश Q2 को अनंत से बिंदु P तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा वो भी निकाल लिया। और दोनों आवेशों को लाने में जो कार्य करना पड़ा है यही इस निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। तो हमें स्थितिज ऊर्जा बतानी है। ठीक है, तो यदि हम लोग बात करें स्थितिज ऊर्जा की, अच्छा यहाँ से अगर कार्य को निकालना चाहें तो कार्य को थोड़ा सा और डिफाइन कर लिया जाए। W बाह्य होगा आवेश Q2 को अनंत से P तक लाने में, चूँकि VP पता है हमें, VP की वैल्यू रख लेते हैं, कितना है 1/4πε0 और V इनफाइनाइट 0 होता है। साथ में क्या हो, और यहाँ क्या था, Q1/R था यहाँ पर VP की वैल्यू, और साथ में क्या आ जाएगा, Q2 आ जाएगा। इसे समीकरण नंबर 4 कह देते हैं। क्लियर। अब ये जो कार्य करना पड़ा है वही इस निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। तो स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, अगर उसकी बात की जाए, स्थितिज ऊर्जा बराबर -W किसके द्वारा, संरक्षी बल के द्वारा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन ऐसा पढ़ा है हमने। तो U फाइनल माइनस U इनिशियल बराबर क्या होगा, अब संरक्षी बल के द्वारा किए गए कार्य का ऋणात्मक मान, क्योंकि यहाँ संरक्षी बल कौन है, यहाँ कौन सा बल लग रहा है, स्थिर वैद्युत बल। ठीक है, ये बात समझ में आ रही होगी। क्लियर। अच्छा, स्थिर वैद्युत बल की दिशा किधर है, आवेश Q1 के द्वारा अगर Q2 पर बल लगेगा उस दिशा में लगेगा। ठीक है, हमें कार्य इस दिशा में करना है, यानी हमें बल इसके विपरीत लगाना होगा, तो कार्य इसके विपरीत होगा। अगर उस दिशा में कार्य ऋणात्मक है तो उसके विपरीत दिशा में कार्य क्या होगा, धनात्मक हो जाएगा। तो यहाँ से U फाइनल माइनस U इनिशियल W हो जाएगा
बाह्य कारक के द्वारा किया गया कार्य, और एक ऐसा होगा धनात्मक होगा। ठीक है, अब चूंकि दो बाह्य कारक है, एक Q1 को इनफाइनाइट से तक लाने में और एक Q2 को इनफाइनाइट से P तक लाने में। ठीक है, तो U फाइनल माइनस U इनिशियल, W बाह्य किसको लाने में, Q1 को इनफाइनाइट से A तक, और W बाह्य करना पड़ा है हमें इसके लिए Q2 के लिए इनफाइनाइट से P तक लाने में। ठीक है, U फाइनल क्या है, इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा। U इनिशियल क्या है, जब अनंत पर था तब स्थितिज ऊर्जा। तो एक बात और याद रखिएगा कि अनंत पर स्थितिज ऊर्जा 0 मानी जाती है, ये भी एजम्पशन है। ठीक है, और फाइनल इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा, और हमें निकालना किसका है, इसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा को निकालना है। ठीक है, हमने यहाँ आवेश Q2 को बिंदु P तक लाया है, ध्यान दीजिएगा। तो U इनिशियल कितना हो गया 0, और Q1 को अनंत से A तक लाने में कार्य कितना करना पड़ा 0, इसको लाने में कितना कार्य करना पड़ा है, यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R हो जाएगा। तो यहाँ से U फाइनल, इसी को U बोल दें क्योंकि इसी की स्थितिज ऊर्जा होगी, कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R। यानी दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R के बराबर हो जाएगी। तो थोड़ा सा एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा क्या था, पहले दोनों आवेश अनंत पर हैं और अनंत पर हैं, अब हमें इन दोनों आवेशों को ला करके एक निकाय बनाना होगा, और इन्हें या अनंत से यहाँ लाकर निकाय बनाने में कार्य करना पड़ेगा, और वही कार्य इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ऊर्जा संरक्षण के अनुसार ऊर्जा नष्ट नहीं होती है। तो यहाँ जो कार्य करना पड़ा वही जो कार्य हुआ वह इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। तो पहले कार्य निकाल ले, इनको लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो हमने बारी बारी से दोनों आवेशों को लाने में कितना कार्य करना पड़ा वह निकाला। चूँकि हमें स्थितिज ऊर्जा नहीं पता, हमें स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन पता है, किसके बराबर होता है, संरक्षी बल के द्वारा किए गए कार्य के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। और यहाँ पर संरक्षी बल, यहाँ कौन सा बल लग रहा होगा, स्थिर वैद्युत बल, और स्थिर वैद्युत बल संरक्षी बल है, ऐसा हमें पता है। और स्थिर वैद्युत बल की दिशा विपरीत उधर होगी, हमें लाना इधर है, मतलब उसके विपरीत दिशा में बल लगाना है, यानी कार्य उसके विपरीत दिशा में होगा। अगर उधर कार्य ऋणात्मक है तो इधर विपरीत दिशा में कार्य धनात्मक हो जाएगा। तो यहाँ से ये हो गया, फिर वैल्यू रख लिया, कैलकुलेट किया तो U की वैल्यू आ गई। ठीक है, इस तरह से हम लोग दो बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा को बता पाएंगे। अब हम लोग दो से अधिक आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा के बारे में जानेंगे। मतलब कोई ऐसा निकाय हो जिसमें दो से ज़्यादा आवेश हों, 3 आवेश हों, 4 हों, 5 हों, 10 हों, तब उनकी स्थितिज ऊर्जा कैसे निकाली जाएगी, आइए उसी के बारे में देखते हैं। मान लीजिए अपने पास 3 आवेश हों, ठीक है, और 3 आवेशों से मिलकर कोई एक निकाय बना है। मान लीजिए अपने पास 3 आवेश हैं, Q1 Q2 Q3, क्लियर। और इन तीनों आवेशों को मिलाकर के एक निकाय बनाया गया, एक सिस्टम बनाया गया है। ये Q1 है, ये Q2 है और ये Q3 है, क्लियर। मान लीजिए Q1 से Q2 की दूरी R12 है, Q2 से Q3 की दूरी R23 है, Q1 से Q3 की दूरी R13 है, ठीक है। तो इस आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? क्योंकि हमें दो बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा पता है, हम लोग क्या करेंगे, पहले इन दो बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे, फिर इन दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे, फिर इन दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे, और फिर सबको जोड़ देंगे। और कैसा योग होगा इनका, बीजगणितीय या सदिश। चूँकि ऊर्जा कैसी राशि है, ऊर्जा एक अदिश राशि है, तो तीनों का अलग अलग स्थितिज ऊर्जा निकाल के तीनों का बीजगणितीय योग कर लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ Q1 और Q2 की बात करें, Q1 और Q2 की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, मान लीजिए U1 होगी, वह किसके बराबर होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 दूरी कितनी है R12, ठीक है। ऐसे ही Q1 Q2 हो गया। Q2 Q3 की बात की जाए तो स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, मान लीजिए U2 होगी,
किसके बराबर होगा, 1/4πε0 दोनों आवेशों का गुणनफल, Q2 Q3 बाई कितना हो जाएगा, दूरी R23। ऐसे ही इन दोनों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, U3 किसके बराबर होगा, 1/4πε0 Q1 Q3 बाई R13 हो जाएगा। ठीक है, इसे 2 नंबर कह देते हैं, इसे 3 नंबर। अब इस निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा, निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा मान लीजिए U होगा, वह किसके बराबर होगा, U1 U2 और U3 के योग के बराबर होगा, U1 प्लस U2 प्लस U3 हो जाएगा। अब इस सबकी वैल्यू रख लेते हैं, सब में कॉमन क्या है, ये वैल्यू सब में कॉमन है, कॉमन कर लेते हैं तो हो जाएगा 1/4πε0। क्या बचेगा यहाँ पर, Q1 Q2 बाई R12, यहाँ क्या बचेगा, Q2 Q3 बाई R23, और यहाँ क्या बचेगा, Q1 Q3 बाई R13। तो इस तरीके से अगर 2 से अधिक आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा पूछी जाएगी तो निकाल पाएंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।